हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रॉक्सी ज्ञान के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 13। हम देखेंगे इसके अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आर्टिकल 12 को डिफाइन किया था और पूरी तरीके से इसको देखा था। और आज हम देखेंगे आर्टिकल 13 को, जो कि डिफाइन करता है लॉ को। तो लॉ क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, किस तरीके से आर्टिकल 13 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको हम देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, चेक आउट द फुल कोर्सेज बाय द प्रॉक्सी ज्ञान। स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज हैं, कुछ एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन के कोर्सेज हैं जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं पेन ड्राइव और एंड्रॉइड में proxygyan.com में विजिट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आर्टिकल 13, अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, व्हाट इज आर्टिकल 13, दैट इज लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। दैट मीन्स आप सभी लोग जानते हैं कि आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 दैट इज फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ मेंशन है? पार्ट 3 के अंदर। और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 13 तक है। लेकिन आप कहेंगे कि आर्टिकल 13 भी क्या हमारा फंडामेंटल राइट है? यस, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। कैसे, वो हम समझेंगे। कोई भी लॉ, ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। कोई भी जो लॉ बन रहा है, फिर वो चाहे पार्लियामेंट के अंदर बन रहा हो, कोई भी स्टेट, हमने आर्टिकल 12 को डिफाइन किया था स्टेट, तो कोई भी स्टेट जो है अगर लॉ बना रहा है, कोई भी कानून बना रहा है, कोई भी नियम लेके आ रहा है, एक सिंपल से शब्दों में मैं कहूं, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करता है, उसको एक तरीके से खत्म करता है, उसके ऊपर एक कह दीजिए शैडो लगाता है, तो वो जो लॉ होगा वो नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ऑल लॉज इन द फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फॉर एज दे आर कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट shall to extend such inconsistency be void. Clear? The state shall not make any law which takes away abridge the rights of conferred by the part and any law made contravention of this clause shall to the extent of the contravention be। तो ये आपको समझना होगा, सिंपल चीज है जो मैंने अभी आपको बताया, वही सारी चीज इसके अंदर लिखी गई है कि आर्टिकल 13 का देखिए, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि लॉ को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब ये नहीं बताया जा रहा है लॉ क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है लॉ क्या है नहीं है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप कोई भी कानून, कोई भी नियम अगर आप बना रहे हैं, फिर वो पार्लियामेंट के अंदर बना रहे हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बना रहे हो, या ऑर्डिनेंस के थ्रू बना रहे हो, या किसी भी तरीके से आप कोई भी नियम बना रहे हो, कुछ भी जारी कर रहे हो, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स को ले रहे हैं, तो वो लॉ नहीं हो सकते हैं, बाकी सभी के सभी लॉ हो सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्लियरली आपको समझना होगा कि आर्टिकल 13 के अंदर हमने डायरेक्टली लॉ को डिफाइन नहीं किया। हमने क्या डिफाइन किया है? हमने डिफाइन किया है लॉ क्या नहीं है। तो एक छोटा सा आर्टिकल है, आप इसको एक बार रीड करिएगा। इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड लॉ इंक्लूडेड एनी ऑर्डिनेंस, जो अभी मैंने बताया है, बाय द लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस, कोई भी इस तरीके से कोई भी चीज होता है, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को ले रहा है या फंडामेंटल राइट्स के ऊपर उल्लंघन कर रहा है, तो वो लॉ की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसे नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए यहां पे आप देखिए प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्लियर? अब हम देखेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 के अंदर ही कुछ क्लॉजेस हैं जिनकी बात हम करने जा रहे हैं, दैट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ऐसे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले थे, जैसे कि आप कह लीजिए आईपीसी के सीआरपीसी, ये क्या थे? ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले कुछ नियम थे, कुछ लॉ थे, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। So Article 13 Clause 1 declared that all the law in force in the territory of India immediately before the commencement of the Constitution shall be void to the extent of which they are inconsistent with the fundamental right under the Part 3rd of the Constitution। मतलब जो भी कोई भी लॉ अगर पार्ट 3rd दैट इज फंडामेंटल राइट्स
आपके इनसे अब्रोगेट कर रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट हैं, तो वो सभी के सभी लॉ जो हो जाएंगे नल एंड वॉइड करार दिए जाते हैं। सभी लॉ को अपने आप उनकी वैलिडिटी, उन लॉ की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी अगर वो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध में काम कर रहे हैं तो। क्लियर? चलिए, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 सेकंड क्लॉज हम देखते हैं, दैट इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक हमने देख लिया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे। अब आता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 प्रोहिबिट स्टेट टू मेक एनी लॉ। तो पहले ही प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंदर क्या था कि पहले तो बन चुके हैं, अब उन्हें एक पैसा हटाया जाए। तो जितने भी बन चुके हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो उनको सबको हटा दिया जाए पहले ही, नल एंड वॉइड। नाउ आर्टिकल 13 और क्लॉज 2 क्या कहता है कि आप लॉ बनाइए ही क्यों, आप इस तरीके से लॉ बना ही नहीं सकते जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को ले सके। तो प्रोहिबिट स्टेट टू मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे एब्रिज राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ ए स्टेट मेक्स सच लॉ इट बिकम्स द अल्टा वायर्स एंड वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, डॉक्ट्राइन। यहाँ पे डॉक्ट्राइन की बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनरिस्ट ऑफ द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन हैव बीन फॉर्मुलेटेड। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, ये दोनों डॉक्ट्राइन आपके पता होना चाहिए। एक मैं क्या करूंगा कि जैसे ही हमारे आर्टिकल, कुछ आर्टिकल हम बीच से जब पहुंच जाएंगे 50 to 60 आर्टिकल्स के तक लगभग, तब मैं क्या करूंगा आप लोगों के लिए डॉक्ट्राइन की लिस्ट लेके आऊंगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है, इक्लिप्स क्या होता है। इस तरीके से सभी डॉक्ट्राइन को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। कुछ लेक्चर्स लेके आएंगे, वहां पे हम सभी डॉक्ट्राइन्स को बारी बाय बारी करके डिस्कस करेंगे। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करता हूं मैं, इसका मतलब होता है सेपरेशन। दैट मीन आप किसी दो चीज में क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। The main object of the doctrine is to retain the act or legislation in force by discarding, deleting the void provision। तो जो void provision है, जो ऐसा है जो null and void है, उसे हटा देना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। आर्टिकल 13 के अंदर ये चीज मतलब बताई गई है। सॉरी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है, अगर किसी चीज किस चीज से रिलेटेड है तो आपको बताना होगा ये आर्टिकल 13 से रिलेटेड है। दैट मीन्स ऑल द लॉ in force of the territory of India immediately before the commencement of the Constitution, which are inconsistent with the fundamental rights under the Part 3, shall be void to the extent of such inconsistency. The part of the statute inconsistent with the Part 3 alone shall be declared void. तो आप वो फंडामेंटल राइट को का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पार्ट में अटैक किया जाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट को हटा दिया जाएगा, नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, इसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स की अगर मैं बात करता हूं, टू बी हाइड होली और इन पार्ट, मतलब आप पूरी तरीके से या तो छुपा दीजिए या कुछ पार्ट को छुपा दीजिए। और थ्रोइंग इनटू द सेट, आप किसी मतलब एक सेट के नीचे डाल दीजिए किसी चीज को। कहने का मतलब है ऐसे लॉ के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं, एम्स टू वैलिडेट द स्टेटस विच रिमेन डोरमेंट एज इट्स ओवरशैडोड बाय द राइट्स। मतलब ऐसा समझ लीजिए, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो कोई भी लॉ को क्या किया कर दिया जाएगा, अगर वो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध काम कर रहा है तो उससे पीछे डाल दिया जाएगा शैडो के अंदर। मतलब वो दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं कि वो जो लॉ है वो खत्म हो चुका है, वो लॉ रहेगा लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हो सकता है फ्यूचर में उस लॉ की कोई वैल्यू आगे निकल के आ जाए, कुछ ऐसा प्रोविजन, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए जिसकी वजह से वो एप्लीकेबल हो जाए। तो वो फ्यूचरिस्टिक गोल को, फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट को रखते हुए हम उस चीज को रखते हैं। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द लॉ इज फंडामेंटल राइट इज नॉट nullity or void ab into but becomes only unenforceable। मतलब वो क्या हो जाते हैं, unenforceable और void ab into but becomes only unenforceable। मतलब वो क्या हो जाते हैं, unenforceable हो जाते हैं। unenforceable का मतलब है पूरी तरीके से वो मतलब इन्फोर्स नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं कि वो लॉ अब रह नहीं गए, वो लॉ रहते हैं बट वो इन्फोर्स नहीं होंगे, उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, खत्म हो गई लेकिन उसको रखे रहिए है। हो सकता है कि कुछ समय बाद उसकी जरूरत पड़ जाए, वैलिडिटी तो खत्म हो चुकी है लेकिन हो सकता है किसी दूसरे काम के लिए जरूरत पड़ जाए, तो इस तरीके से ये चीज को रखा गया। सच लॉ शैल बी विप्ड आउट टोटली फ्रॉम द स्टेटस बुक। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर को डिस्कस किया, डॉक्ट्राइन को डिस्कस किया, हमने पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को डिस्कस किया, हमने
प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को डिस्कस किया, इसके बारे में हमने देखा, बैकग्राउंड हमने देखा, आर्टिकल 13 क्या कहता है वो देखा हमने, लॉ की डेफिनेशन देखी कि एक्चुअल में क्या होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट देखा, और इस तरीके से हमने आर्टिकल 13 को हमारे कंप्लीट किया। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 के हमारा राइट टू इक्वलिटी स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक आर्टिकल को मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ जिससे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से होती जाए। अगर आप इन सभी लेक्चर्स को देखते हैं और अच्छे से फॉलो करते हैं, डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आपके आर्टिकल्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कि जैसे आर्टिकल 14 के अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, आर्टिकल्स और आर्टिकल से अलग, जैसे अभी मैंने आपको सिविलिटी वगैरह की डॉक्ट्राइन बताई, फिर कुछ और डॉक्ट्राइन बताऊंगा, कुछ सुप्रीम कोर्ट भी निकल के आएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस डिस्कस करने हैं। जैसे ही सभी फंडामेंटल राइट्स हमारे खत्म होते हैं, क्लियर होते हैं, मैं आपको जितने भी केसेस हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स उन सभी को एक साथ लेके आऊंगा, उन सभी को डिस्कस करेंगे हम एक अलग से लेक्चर में, जिससे आप क्लियरिटी, आपका टॉपिक की क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।